बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसको स्टडी करेंगे और उसके अंदर आज हम चैप्टर नंबर 3 जो इन्वेंट्री अकाउंट से रिलेट्स करता है उसको डिस्कस करेंगे। इन्वेंट्री अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हमने ये पढ़ा कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन हमने पढ़ी, इसके अलावा हमने बुक कीपिंग को देखा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमने देखे, अकाउंटिंग इक्वेशन देखी, डेबिट एंड क्रेडिट टी अकाउंट्स जिसे हम लेजर अकाउंट्स कहते हैं उसके अंदर हमने मूवमेंट्स देखी। आज हम इन्वेंट्री की बात करेंगे और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की जो मैंने एग्जाम्पल लास्ट पढ़ाई थी लेक्चर, वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि अगर आप प्राचीन अकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएँ तो ये सारे स्टार्ट के चैप्टर 1 से जितने भी लेक्चर्स हैं वो सब आपको मिलेंगे वहाँ पर। और आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इन्वेंट्री किसे कहते हैं? देखिए, इन्वेंट्री अभी हम पढ़कर भी आ रहे हैं कि हमने देखा कि लास्ट एग्जाम्पल के अंदर कि जो इन्वेंट्री हर वो चीज़ होती है, याद रखिएगा। पहले तो बेसिक कंसेप्ट अब मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए कि हर वो चीज़ जो आप इसलिए ख़रीद रहे हैं कि विद द इंटेंशन ऑफ रीसेलिंग, कि आप उसको रीसेल करेंगे, तो वो अकाउंटिंग की ज़बान के अंदर उसे हम इन्वेंट्री कहते हैं। और उसको फिर हम जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं इन्वेंट्री को, तो इन्वेंट्री गुड्स मटेरियल मर्चेंडाइज, तीन नाम इसके बड़े इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। एक तो गुड्स हो गया, लिख लें अपने पास किसी जगह गुड्स, एग्जाम में भी रिपीट होते हैं गुड्स मटेरियल एंड मर्चेंडाइज। ये गुड्स मटेरियल मर्चेंडाइज याद रखिएगा कि ये तीन चीज़ें जो हैं जब भी आप खरीदेंगे, वेन एवर यू आर गोइंग टू बाय दैम विद द इंटेंशन, डेफिनेटली योर इंटेंशन इज दैट यू विल बी सेलिंग दैम, दिस इज योर मैन बिजनेस। So for example, if you're running a garment shop, so whatever garments you buy with the intention of reselling is called inventory, goods material merchandise। तो वो दिस इज़ योर इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री को ये जो माल आप खरीदते हैं, वट एवर यू आर बाइंग, से अनदर एग्जाम्पल कि इफ़ यू आर रनिंग ए फर्नीचर शोरूम, सो वट एवर फर्नीचर यू बाय, यू मैक और मैक, सो डेफिनेटली यू विल बी सेलिंग इट, जो भी आपकी कॉस्ट है उससे ज़्यादा के ऊपर ही बेचेंगे आप, और आपकी इंटेंशन यही है। सेल्स कब करते हैं? लेकिन सेल्स का जो अकाउंट है जिसे हम सेल्स कहते हैं, जब आप बेचते हैं तो इसमें डेफिनेटली एक प्रॉफिट का एलिमेंट होता है। जब भी बिजनेस आप करेंगे तो बिजनेस क्यों कर रहे हैं आप? बिकॉज यू वुड लाइक टू मेक मनी। हाउ वुड यू बी मेकिंग मनी? कि जो उसकी कॉस्ट है, तो दो कंसेप्ट आज देख लें। एक आपके पास कॉस्ट हो गई। कॉस्ट क्या है कि जो भी जितने में वो आइटम पड़ा, हम और इसको सिंपल करके समझते हैं कि हमारे पास फर्नीचर का शोरूम है, वी आर रनिंग ए फर्नीचर शोरूम। एक चेयर है, चेयर हम क्या करते हैं, चेयर को हम खरीदते हैं, और चेयर जो है, से फॉर एग्जाम्पल चेयर $100 की चेयर हमें मिलती है। तो ये $100 की चेयर जब हमने ली तो इसको हमने रखा, फर्नीचर हम शोरूम रन कर रहे हैं, हमने प्रीमिसेस भी किराए पर ली हुई है, वी एम्प्लॉयड द पीपल ओवर देयर, वी आर बेयरिंग द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वी आर डेफिनेटली देयर आर मैनी कॉस्ट इन्वॉल्व इन अ बिजनेस, सो वी आर डूइंग इट, वी आर पेइंग द टैक्स और वट एवर इट इज़। सो हाउ हम उसको किस तरीके से इन तमाम खर्चों को, एक्सपेंसेस को पूरा करेंगे? तो डेफिनेटली ये $100 की चेयर जो हमने खरीदी, ये इसकी कॉस्ट कहलाती है। तो आप इसको किस पे बेचेंगे? आप इसको जब बेचेंगे तो डेफिनेटली इसको प्रॉफिट के ऊपर ही बेचेंगे। इससे $120 के ऊपर आपने सोचा कि मैं इसको बेचूंगा। जब बेचते हैं तो सेल करते हैं तो अकाउंटिंग में टर्म्स इस्तेमाल होती है सेल्स, इसको जहन में रखिएगा। तो ये $20 जो है आपका प्रॉफिट हो गया। तो आपने देखा कि प्रॉफिट, आपने देखा कॉस्ट क्या होती है और सेल्स क्या होती है और प्रॉफिट क्या होता है। तो प्रॉफिट के ऊपर बेचते हैं। समटाइम्स इट हैपन व्हेन यू गो, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो ब्रांड हैं वो समटाइम्स बहुत चीप प्राइस के ऊपर जो है वो चीज़ें बेच रहे होते हैं, एंड यू आर सरप्राइज समटाइम कि हाउ दे आर सेलिंग इट ऑन दैट कॉस्ट, कि उस प्राइस के ऊपर कैसे बेच रहे हैं। तो समटाइम्स अगर आपको लगता है कि आपका मटेरियल बिक ही नहीं रहा है और उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करते हैं कि समटाइम्स सिर्फ मटेरियल को निकालने के लिए आप कॉस्ट से कम के ऊपर भी बेच देते हैं, बिकॉज योर मटेरियल इज़ नॉट बीइंग सोल्ड, कि आपका मटेरियल बिक ही नहीं रहा है। जब वो बिक नहीं रहा है तो आप क्या करेंगे?
आप डेफिनेटली फिर उसको बेचने के लिए जो उसकी प्राइस है उससे कम के ऊपर भी आप बेच देंगे। तो ये जब होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यही $100 की चेयर थी, ये इसकी कॉस्ट है, लेकिन ये चेयर बिक नहीं रही है और आपको लग रहा है कि अब ये ख़राब हो जाएगी। तो मे भी कोई कस्टमर आता है, वो कहता है मैं $80 इस पे दूंगा, आप कहते हैं यार अभी $20 का लॉस तो है, लेकिन ये ऐसा नहीं हो कि चेयर ही ख़राब हो जाए, तो आप $80 में उसको बेच देते हैं। ये $20 आपका क्या हो गया, ये लॉस हो गया। तो आपने देखा कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है, कि ओरिजिनल कॉस्ट आपकी जो है, अगर ओरिजिनल कॉस्ट से आप कम के ऊपर कोई चीज़ें बेच देते हैं तो क्या होता है, फिर ये होता है कि ओरिजिनल कॉस्ट से कम पे बेचने का मकसद ये है कि आपको लॉस हो गया, और ओरिजिनल कॉस्ट से अगर आप ज़्यादा के ऊपर बेच रहे हैं तो इसका मकसद है फिर आपका प्रॉफिट हो गया। तो ये दो तीन चीज़ें आप दिमाग के अंदर रखें। इन्वेंट्री की टर्म आपकी समझ आ गई कि क्या है इन्वेंट्री, किसे कहते हैं। और हम यहाँ से भी आ जाते हैं, देखते हैं क्या चैप्टर नंबर 5, थर्ड पर चैप्टर है हमारे, थर्ड पर आते हैं। Expense and revenue। और इन्वेंट्री में एक चीज़ और समझने की है कि इन्वेंट्री जो है वो आपका एसेट है। तो कीप इट इन योर माइंड, इन्वेंट्री इज़ योर एसेट, कि इन्वेंट्री आपका एसेट है। और इन्वेंट्री अगर इंक्रीज़ होती है तो आज हम पढ़ेंगे कि इन्वेंट्री अगर इंक्रीज़ हो रही है तो क्या होगा, फिर इन्वेंट्री अगर डिक्रीज़ हो रही है तो फिर क्या होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इन्वेंट्री वैल्यूएशन के कंसेप्ट्स भी हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का टॉपिक है। इसका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है, जो कि फिर आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है आई थिंक। कि स्टैंडर्ड्स हैं वर्ल्ड वाइड जो अकाउंटेंसी होती है। बनाए बस आपको जब पहला लेक्चर में दे रहा था, शायद मैंने उसी टाइम आपको बताया था कि आप में और एक उस आदमी में जिसने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यू एंड द पर्सन हु डिड नॉट स्टडी अकाउंटिंग लेकिन ही इज़ डूइंग द बिजनेस। इफ़ यू आस्क हिम, एक बड़ा अच्छा लतीफ़ा है, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। एक सीपीए डिग्री कहलाती है अमेरिका की, सीपीए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। एक यंग लड़के ने सीपीए करा और सीपीए करके वो अपने फादर के पास गया। उसका फादर बिजनेसमैन था, लेकिन वो टिपिकल बिजनेसमैन, वो कोई अकाउंटिंग की ज़बान में कोई लेजर, ये हम पढ़ रहे हैं इस वक्त के रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, ये सारी टर्म्स जो हम सीख रहे हैं, ऐसा कुछ भी उसके पास नहीं था। और वो सिंपल कर रहा था, तो उसके जो लड़का था उसने जाके उससे पूछा, जो सीपीए करके अकाउंटिंग की डिग्री लेकर गया, उसने कहा भाई आप किस तरीके से, हाउ डू यू योर अकाउंटिंग, और किस तरीके से आप करते हैं, ये तो आप सारे का सारा अजीब सा ही है आपका कि आप रिकॉर्डिंग ही प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, ये वो है। तो उसके फादर ने उससे कहा कि देखो, आई स्टार्टेड दिस होल बिजनेस बाय $1000। मैंने ये बिज़नेस $1000 से, आज से 25 ईयर्स बिफोर मैंने शुरू किया था। और 25 ईयर्स के अंदर जो खर्चे हैं वो सारे के सारे, जो भी खर्च हुआ हर साल के अंदर, वो लिखा हुआ है कि तुम्हारी एजुकेशन पे कितना खर्चा हुआ, घर पे कितना खर्चा हुआ, फिर हमने ये चीज़ें ख़रीदी। और उसके बाद आज की डेट के ऊपर जो एसेट्स हैं, जो कुछ मेरे पास है, वो मुझे पता है कि ये क्या है। तो जो कुछ खर्चा हुआ और जो कुछ खर्च हुआ और जो आज है, इसको जमा कर लें, उसमें से $1000 माइनस कर दें, सब मेरा प्रॉफिट है। तो दैट्स एन एक्सेलेंट आंसर। लेकिन हम अकाउंटिंग के अंदर जब हम पढ़ रहे हैं फॉर्मली आज के दौर में, तो आज के दौर में ये थोड़ा सा ज़रा टिपिकल है, क्योंकि हर साल गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ता है। तो बिजनेसेस जो हैं वो नॉर्मली, स्मॉल बिजनेसेस तो अफोर्ड कर सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन जो थोड़े से मीडियम लार्ज साइज़ के बिजनेसेस हैं, उनके अंदर ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि इस तरीके से करा जाए। तो हियर कम्स द फॉर्मल अकाउंटेंसी, जिसको हम पढ़ रहे हैं इस वक्त बैठ के। और डिफरेंस यही है कि हम एक स्पेसिफिक तरीके से देख रहे हैं कि ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करें, हम टर्म सीख रहे हैं। हमारे पास जो जैसे अब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया, आईएएस कहलाते हैं ये। तो आईएएस जो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये वर्ल्ड वाइड होते हैं, पूरी दुनिया में लोग इनको पढ़ रहे होते हैं, इसके हिसाब से अकाउंटेंसी कर रहे होते हैं। तो जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ये दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ऑपरेट करती हैं, हाउ डू दे अंडरस्टैंड कि यार क्या चल रहा है। मैं अमेरिका के अंदर रहता हूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर है, आई हायर्ड द पीपल इन पाकिस्तान, द पीपल आर रनिंग द कंपनी। How would I know sitting in America what's going on in the business? So definitely whatever they do through accounting, and they share the accounting statistics in America with me.
So I understand by looking at the things because I got the formal education of accounting sitting in America, and the people who are running the business in Pakistan, they do the same thing because we all, I mean to say, gone through the same process of learning accountancy हमने सीखी है, तो the page is same, हम एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग आराम से समझ सकते हैं. दिस इज द डिफरेंस. इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में है. इन्वेंट्री के ऊपर भी जो हम पढ़ रहे हैं, इस पर भी एक स्टैंडर्ड है, वो भी हम देखेंगे कि कहाँ आपको बताने. लेकिन अभी समझने के लिए इन्वेंट्री आपकी समझ में जो मैंने आपको बातें बताई कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, ये मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट अगर कॉस्ट से ज़्यादा के ऊपर बेचें तो प्रॉफिट होगा, और अगर कॉस्ट से कम के ऊपर बेचें तो फिर लॉस हो जाएगा. इन्वेंट्री आपका एसेट्स है. इन्वेंट्री किस तरीके से इंक्रीज इन इन्वेंट्री को याद रखिएगा. इन्वेंट्री आपका क्या है, एसेट है. आपका एसेट है वो चीज़ जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स देती है. और एसेट्स दो हिस्सों में क्लासीफाई हो जाते हैं. एक करंट एसेट्स होता है, एक नॉन करंट एसेट्स होता है. इन्वेंट्री की मूवमेंट क्योंकि रेगुलर बेसिस पर चल रही होती है, आप माल बेचते हैं, माल खरीदते हैं, तो विद इन 1 ईयर इसका इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको मिलना शुरू हो जाता है. विद इन 1 ईयर किसी भी चीज़ का इकोनॉमिक बेनिफिट्स अगर आपको मिल रहा है तो दिस इज कॉल्ड योर करंट एसेट्स. वो फिर आपके करंट एसेट्स कहलाते हैं. बार बार मैं बता रहा हूँ, लिख लीजिएगा इसको, ये करंट एसेट्स है आपका. तो इन्वेंट्री आपको पता चला करंट एसेट्स है. इन्वेंट्री हर वो चीज़ होती है, गुड्स मटेरियल मर्चेंडाइज आपने सीखा कि गुड्स मटेरियल मर्चेंडाइज वो चीज़ें होती हैं जिनको रीसेल करने के लिए हम बेचते हैं. ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा. अगर कार का शोरूम है आपका, तो जितनी कार्स आप इस इंटेंशन से खरीद रहे हैं कि उसे बेचेंगे, वो सब इन्वेंट्री कहलाएगी, गुड्स मटेरियल मर्चेंडाइज. लेकिन वो कार्स, वो व्हीकल्स जो आप अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ख़रीद रहे हैं, वो फिर आपका एसेट होंगी. और एसेट कौन सा वाला होंगी कि वो फिर आपका फिक्स एसेट्स होंगी. फिक्स एसेट्स के अंदर हो जाएंगी. फिक्स एसेट्स में जो मोर देन 1 ईयर आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स पहुंचाते हैं, वो आपकी इन्वेंट्री नहीं है. याद रखिएगा, वो इन्वेंट्री नहीं है, वो आपका फिक्स एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स. ये डिस्टिंक्शन आपको याद रखना पड़ेगा. तो कीप इट इन योर माइंड. इन्वेंट्री में इंक्रीज कैसे होगा? द परचेज ऑफ एडिशनल गुड्स. जब भी हम कोई एडिशनल गुड्स खरीदेंगे, जब भी हम गुड्स मटेरियल मर्चेंडाइज खरीदेंगे, गुड्स का लफ्ज़ आ गया तो एडिशन हो जाएगा. द रिटर्न इन टू द बिजनेस ऑफ गुड्स प्रीवियसली सोल्ड. जिस इन्वेंट्री को आपने बेच दिया था, अगर वो पलट के आपके पास वापस आ रही है तो उससे भी आपकी इन्वेंट्री में इजाफा हो जाएगा. क्योंकि देखिए ना, आपने माल बेचा था और जब वो चला गया और वो वापस आ गया तो आपकी इन्वेंट्री बढ़ गई. तो इन्वेंट्री में इंक्रीज दो चीज़ों की वजह से हो सकता है. या तो आप खरीदेंगे, जब खरीदेंगे तो याद रखिएगा, ये अब समझने की बात है कि जब भी इन्वेंट्री को खरीदेंगे तो उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट लगाते हैं, और वो परचेजेज अकाउंट है. ये करते क्यों ऐसा? इन्वेंट्री में ही रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कर लेते? देखिए, नॉर्मली ये होता है कि इन्वेंट्री को या तो हम प्रॉफिट के ऊपर बेचते हैं, और नॉर्मली हम प्रॉफिट के ऊपर ही बेच रहे होते हैं. तो जब प्रॉफिट के ऊपर बेचते हैं तो इन्वेंट्री का टी अकाउंट अगर मैं इस तरीके से बताऊं, मैंने 10,000 की इन्वेंट्री खरीदी, ये मैंने 12,000 में बेच दी. अब यही 2,000 का प्रॉफिट निकलेगा. तो इन्वेंट्री के अंदर फिर मैं खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, तो इन्वेंट्री के अंदर ही मेरा प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट हो रहा होगा. हम इसको सेपरेट रखते हैं. दिस इज द पॉइंट. हम इसको सेपरेट रखते हैं. और ईयर एंड के ऊपर जाके, या मंथ एंड के ऊपर, या क्वार्टरली, या बाय एनुअली, जब भी हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं, तो उस वक्त फिर हम जाकर देखते हैं, फिजिकल काउंट करते हैं अपनी इन्वेंट्री का कि इन्वेंट्री अब कितनी है हमारे पास. तो इन्वेंट्री का जो हम टी अकाउंट, जो हम लेजर बनाते हैं, उसके अंदर मूवमेंट ईयर एंड पे, मंथ एंड पे, या क्वार्टरली आती है. बाकी फिर हम जो क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमारा चल रहा होता है, तो उनको फिर सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं. अभी आप सिर्फ समझने के लिए इतना समझ लें कि जब गुड्स मटेरियल मर्चेंडाइज को खरीदेंगे तो उसे परचेजेज अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, और जब बेचा हुआ माल वापस आएगा तो उसे रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं. बस इतना आप समझें, फिर हम आगे मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा करते क्यों है. तो आपने देखा कि इन्वेंट्री एसेट है आपका. जब उसको खरीदेंगे तो परचेजेज अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, और बेचा हुआ माल, द मटेरियल यू सोल्ड, द सेम मटेरियल इज आई मीन टू से बीइंग रिटर्न बाय द कस्टमर, देन यू रिकॉर्ड इट. उसको फिर आप सेल्स रिटर्न अकाउंट भी कहते हैं. सेल्स रिटर्न अकाउंट कहलाता है, रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट. तो आप इसको याद रखें कि इन्वेंट्री में इजाफा इन दो चीज़ों की वजह से हो सकता है. इन्वेंट्री में डिक्रीज कब आएगा? तो इन्वेंट्री में डिक्रीज द सेल ऑफ गुड्स. जब भी आप माल बेचेंगे तो इन्वेंट्री आपकी कम हो जाएगी, और इसे सेल्स अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं. और गुड्स प्रीवियसली बॉट बाय द बिजनेस नाउ बीइंग रिटर्न टू द सप्लायर. या फिर आपने वो माल जो आपने ख़रीदा था वो आप वापस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ इसमें डिफेक्ट हैं, कुछ और हैं, तो भी आपकी इन्वेंट्री कम होगी. तो इन्वेंट्री कम किस वजह से होगी? माल बिकेगा तो इन्वेंट्री कम होगी, या ख़रीदा हुआ माल हम वापस करेंगे तो परचेजेस रिटर्न अकाउंट, या रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट. ये रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट को याद रखिएगा. और
परचेजेज रिटर्न अकाउंट को याद रखिएगा। तो इन्वेंट्री में इंक्रीज़ होगा तो हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री में इंक्रीज़ होगा तो उसे परचेजेज अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, और बेचा हुआ माल वापस आएगा तो उसे रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट या सेल्स रिटर्न अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। और डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री डिक्रीज़ होगी तो सेल ऑफ गुड्स है, और गुड्स प्रीवियसली बॉट बाय द बिजनेस। देखिए सेल्स अकाउंट के अंदर होगा आपका इन्वेंट्री में डिक्रीज या रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट होगा। यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, हमने पढ़ा था कि इन्वेंट्री आपका एसेट्स है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम पढ़ के आ रहे हैं पीछे। तो इन्वेंट्री अगर इंक्रीज होगी तो डेबिट हो जाएगी, और डिक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगी। बड़ा सिंपल है। तो इन्वेंट्री में इंक्रीज कब होगा, परचेजेस की वजह से। तो इन्वेंट्री इंक्रीज होगी तो फिर हम रिकॉर्डिंग कहाँ पे करेंगे, इसको परचेजेज अकाउंट के अंदर करेंगे। तो परचेजेज अकाउंट के अंदर, और परचेजेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इन्वेंट्री के अंदर अगर डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। इसके डिक्रीज को किस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, इन्वेंट्री की सेल्स में रिकॉर्ड करेंगे। और सेल्स आपने 10,000 से माल बेच दिया। तो बस ये दो तीन बातें आप याद रखेंगे, इन्वेंट्री इंक्रीज होगी तो परचेजेज अकाउंट या सेल्स रिटर्न अकाउंट के अंदर आ जाएगा, या इन्वेंट्री डिक्रीज होगी तो क्या होगा, परचेजेज रिटर्न या सेल्स अकाउंट। आई थिंक दिस इज़ इनफ आज के लिए, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। स्लो स्लो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आता रहे। तो इसको ध्यान में रखिएगा, जो कुछ पढ़ाया, मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।